वेलकम बैक टू माय चैनल बायोपोस्ट। जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि आइसोलेशन ऑफ टोटल सेल डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया, तो आज हम देखेंगे कि हम प्लांट और एनिमल सेल से कैसे आइसोलेट कर सकते हैं टोटल सेल डीएनए। अब बैक्टीरिया इकलौता तो ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जिससे हम डीएनए आइसोलेट कर सकते हैं। अब अगर हमें प्लांट और एनिमल सेल्स के जीन्स को क्लोन करना है तो हमें प्लांट और एनिमल सेल्स को सेल के टोटल सेल डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स है। जैसे हमने बैक्टीरियल टोटल सेल डीएनए को आइसोलेट करने के लिए कुछ स्टेप्स देखे थे, वो सिमिलर स्टेप्स है, लेकिन कुछ स्टेप्स में मॉडिफिकेशन है जो आज हम देखेंगे। अब जैसे कि बैक्टीरियल सेल वॉल है, बैक्टीरियल सेल है। अब बैक्टीरियल सेल को हम लिक्विड मीडिया में किसी लिमिटेशन या फिर किसी डिफ़िकल्टी के बिना ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा प्लांट सेल है और एनिमल सेल है, इन दोनों को हम लिक्विड मीडिया में ग्रो नहीं कर सकते। इसके लिए हम दो मेथड्स का यूज़ करते हैं। अगर प्लांट सेल वॉल है तो हम प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज़ करते हैं, अगर एनिमल सेल है तो हम एनिमल टिश्यू कल्चर का यूज़ करते हैं। इन दोनों मेथड से हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को ग्रो कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ या फिर कल्चर कर सकते हैं। अब दूसरा मेन एस्पेक्ट है दोनों में डिफरेंस, कि अगर बैक्टीरियल सेल है, अब बैक्टीरियल सेल के अराउंड सेल वॉल है और सेल वॉल को डिग्रेड करने के लिए हमने जैसे देखा था जो एंजाइम था वो था लाइसोजाइम। अब लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल वॉल को तो डिग्रेड कर सकता है, लेकिन लाइसोजाइम प्लांट के सेल वॉल को डिग्रेड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कंपोजिशन, बैक्टीरियल सेल वॉल का कंपोजिशन है जिसमें नाम रहता है, नाम मतलब एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और प्लांट सेल के सेल वॉल में रहता है काइटिन, सेलुलोज, सॉरी काइटिन नहीं, काइटिन फंगाई में रहता है। प्लांट के सेल वॉल में रहता है सेलुलोज, पेक्टिन। इसे लाइसोजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता। इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा फिज़िकल मेथड का। अब फिज़िकल मेथड में क्या? अब फिज़िकल मेथड में हम मॉर्टल पेस्टल का यूज़ कर सकते हैं, जिसके वजह से हम इस सेल वॉल को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। और इसीलिए लाइसोजाइम प्लांट सेल वॉल को डिग्रेड नहीं कर सकता, सिर्फ बैक्टीरियल सेल वॉल के सेल वॉल को डिग्रेड कर सकता है, क्योंकि लाइसोजाइम सिर्फ एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड जो होता है उसे ही ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इसीलिए लाइसोजाइम को हम म्यूरामिडेज भी बोलते हैं। अब प्लांट सेल वॉल है, प्लांट सेल, उसके अराउंड जो सेल वॉल है उसे डिग्रेड करने के लिए हम मोस्टली मॉर्टल पेस्टल का यूज़ करते हैं, फिजिकल मेथड बाय विच द सेल वॉल ऑफ प्लांट गेट्स डिग्रेड आउट। अब एनिमल सेल के अराउंड कोई भी सेल वॉल नहीं होती, एनिमल सेल डिवाइड होते हैं सेल वॉल से, तो किसी भी फिजिकल मेथड का यहाँ पे एनिमल सेल में यूज़ नहीं होता। अब दूसरा एस्पेक्ट है बायोकेमिकल रिएजेंट्स। अब जब हम बैक्टीरियल सेल को बैक्टीरियल सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिग्रेड करते हैं, तब जो इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं बायोकेमिकल रिएजेंट्स, वो बेसिकली डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं और प्रोटीन होते हैं। लेकिन अगर हम प्लांट सेल वॉल को डिग्रेड करते हैं और उनका इंटरनल कंपोनेंट देखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, more amount of carbohydrate. They also contain DNA, RNA, protein, but the amount of carbohydrate is more in them. So जो methods हम बैक्टीरियल डीएनए को आइसोलेट करने के लिए यूज़ करते थे, जैसे कि इथेनॉल प्रेसिपिटेशन, और फिर फिनॉल का यूज़ करते थे, क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते थे, वो मेथड्स हम प्लांट सेल वॉल को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या करें? अगर हमें प्लांट सेल में से प्योर डीएनए आइसोलेट करना होगा तो हम एक मेथड यूज़ करते हैं, CTAB मेथड। अब CTAB मेथड की प्रोसीजर क्या है वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अब CTAB मतलब सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। अब CTAB क्या होता है, CTAB क्या करता है? तो अगर पहले हम सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में सेल एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं, सेल वॉल जैसे कि हमने सेल वॉल ब्रेक किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक किया, इंटरनल कंपोनेंट्स, तो पूरा सेल एक्सट्रैक्ट हम एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में ले लेते हैं, उसमें हम CTAB ऐड करते हैं।
रिएजन जो कि है सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, इसके ऐड करने के बाद एक इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। सीटैब मोस्टली डीएनए को जाके बाइंड होता है और डीएनए को मतलब न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए आरएनए, तो सीटैब क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड को जाके बाइंड करता है। और सीटैब जब न्यूक्लिक एसिड को जाके बाइंड करता है तो वह कॉम्प्लेक्स बनाता है, इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, जो कि आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन नीचे सेटल डाउन हो जाता है पेलेट में। और ये जो इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है ये सेपरेट करता है न्यूक्लिक एसिड को बाकी के अदर बायोकेमिकल रिएजेंट से, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, एक्सेट्रा। तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो बाकी के सेल डेब्रिज है वो सुपरनैटन में रह जाते हैं और बाद में हम सुपरनैटन वॉश आउट कर देते हैं और सिर्फ पेलेट का यूज़ करते हैं क्योंकि हमें प्योर डीएनए आइसोलेट करना है। तो ये जो इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है सीटैब और न्यूक्लिक एसिड का, उसको बाद में हम सस्पेंड करते हैं 1 मोलर NaCl में। अब 1 मोलर NaCl में क्योंकि NaCl जो है ये कॉम्प्लेक्स को डिग्रेड करता है। सीटैब और न्यूक्लिक एसिड इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स को डिग्रेड करता है और सिर्फ हमें न्यूक्लिक एसिड ही ऑब्टेन होता है। अब न्यूक्लिक एसिड में सिर्फ डीएनए तो होगा नहीं, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए भी होगा और आरएनए भी होगा। अब आरएनए को भी डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो आरएनए को कैसे डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम है राइबोन्यूक्लियस एंजाइम। बेसिकली हम राइबोन्यूक्लियस एंजाइम यूज़ करते हैं आरएनए को डिग्रेड करने के लिए। और इसी तरह हमें प्योर डीएनए आइसोलेट हो जाता है। अब प्योर डीएनए डाइल्यूट होगा, इसे कॉन्सेंट्रेट बनाना होगा। तो कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हम इथेनॉल प्रेसिपिटेशन मेथड यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था बैक्टीरिया के आइसोलेशन में कि इथेनॉल प्रेसिपिटेशन मेथड कैसा होता है, क्या स्टेप्स है उनके। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप पहले प्लीज़ वो वीडियो देखिए, आइसोलेशन ऑफ टोटल सेल डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया। बाद में इस वीडियो पे आइए ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके। और इसी तरह हम कॉन्सेंट्रेटेड प्योर डीएनए फ्रॉम प्लांट सेल आइसोलेट कर सकते हैं। अब सेकंड मेथड है जो हम यूज़ कर सकते हैं प्योर डीएनए को आइसोलेट करने के लिए, वो है गोनेडियम थायोसाइनेट। अब गोनेडियम थायोसाइनेट करता क्या है, गोनेडियम थायोसाइनेट के 2 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। गोनेडियम थायोसाइनेट करता क्या है, पहले तो वो डीनेचर और डिजॉल्व करते हैं बायोकेमिकल रिएजेंट्स लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन बस वो डीएनए को डीनेचर नहीं करता, बाकी बायोकेमिकल रिएजेंट्स को मतलब डीनेचर करता है, सिर्फ डीएनए को छोड़ के। अब ये हो गया गोनेडियम थायोसाइनेट का पहला एस्पेक्ट। और दूसरा एस्पेक्ट गोनेडियम थायोसाइनेट का यूज़ करने के लिए ये है कि गोनेडियम थायोसाइनेट डीएनए को अलाउ करता है सिलिका पार्टिकल्स को टाइटली बाउंड करने के लिए। तो ये 2 मेन एस्पेक्ट है गोनेडियम थायोसाइनेट के जो बहुत यूज़फुल है। अब डीएनए सिलिका पार्टिकल से बहुत टाइटली बाउंड हो जाता है, तो हम इसका कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो हम यूज़ कर सकते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में। हम क्या कर सकते हैं, कंसिडर कीजिए कि ये क्रोमेटोग्राफी कॉलम है। इस क्रोमेटोग्राफी कॉलम के रेजिन पे हमने सिलिका अटैच किया, सिलिका पार्टिकल्स, और उसके बाद ये सेल एक्सट्रैक्ट है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आरएनए, बाकी सब कुछ है। ये सेल एक्सट्रैक्ट हमने इस कॉलम में पोर किया। अब पोर करने के बाद जो भी डीएनए मॉलिक्यूल्स है वो टाइटली बाउंड हो जाएंगे इन सिलिका पार्टिकल्स को यहाँ पे, और जो भी बाकी के बायोकेमिकल रिएजेंट्स है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वो इस रेजिन्स को बाउंड नहीं कर पाएंगे और सीधे वॉश आउट हो जाएंगे और कॉलम से बाहर निकल जाएंगे। फिर बाहर निकलने के बाद जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है जो सिलिका पार्टिकल्स को अटैच है, इनको कैसे सेपरेट करें, तो जस्ट हम वाटर पोर कर देते हैं इस कॉलम में, और वाटर पोर करने का जितने भी डीएनए मॉलिक्यूल्स है वो सेपरेट हो जाते हैं और वो सेपरेट हो जाते हैं सिलिका पार्टिकल से। I hope you have understand the 2 methods
by which we have isolated total cell DNA from plant and animals. One was the CTAB method, which is mainly used for isolation of total cell DNA from plants, and second was Gonidium thiocyanate. So I hope you have understood both the method of CTAB also and Gonidium thiocyanate also. In our upcoming lectures, we are going to discuss about how to isolate plasmid DNA, how to isolate phage DNA. So thank you.